हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी बच्चों का आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री स्टडी पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए प्रोग्राम 4th सेमेस्टर सेकंड ईयर वाले बच्चों के लिए, क्योंकि काफ़ी दिन से क्या था हमारा 4th सेमेस्टर पर वीडियो बन नहीं रही थी, तो बच्चों को ऐसा लगा कि हमने 4th सेमेस्टर की सीरीज़ चलानी रोक दी है। तो बच्चों ऐसा कुछ भी नहीं था, बस बीच में क्या है कि हमने सेमेस्टर 1 पे भी थोड़ा बहुत फोकस किया और कुछ डिस्टर्बेंस की वजह से हमने यहाँ पर काम थोड़ा सा डिले किया, बट ऐसा नहीं है कि हमने आपकी सीरीज़ रोक दी है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस का 4th सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस, जिसमें आपको इंटरनेशनल रिलेशनशिप के बारे में पढ़ना होता है, जिसमें आपको टोटल जो है 3 यूनिट पढ़नी है। यूनिट 1 का ये चैप्टर नंबर 2 है। यूनिट 1 का चैप्टर नंबर 2 है। इससे पहले चैप्टर 1 पे वीडियो ऑलरेडी बनी हुई है, नहीं देखी आप लोगों ने तो आप जाकर के वो वीडियो आप देख सकते हो, ताकि आप चैप्टर 1 को अच्छे से समझ सको। ऑल राइट। और उसके अलावा हम यहाँ पर चैप्टर 2 करेंगे। चैप्टर 2 हम इसमें करेंगे 4th सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए, जिसका नाम है उदारवाद से नव उदारवाद। अब देखो, इससे पहले जो था आपका चैप्टर नंबर 1 यूनिट 1 का, जिसमें इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में जो आप पढ़ रहे हो, अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में जो आप पढ़ रहे हो, उसमें आपको जो चैप्टर नंबर 1 था उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको ये पढ़ना था कि जो यथार्थवाद है और जो उदारवाद है, यानी कि आदर्शवाद, उदारवाद को दूसरी लैंग्वेज में वहाँ पे आदर्शवाद भी कहा गया, तो इन दोनों के बीच का कितना अंतर है सिर्फ आपको ये पढ़ना है। आपको यथार्थवाद और आदर्शवाद के बीच का अंतर पता होना चाहिए, बस, इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है चैप्टर 1 के अकॉर्डिंग। और चैप्टर 2 में सिर्फ आपको ये बोल देगा कि उदारवाद और नव उदारवाद को आप अच्छे से समझ जाओ। अब देखो बच्चों, एक चीज़ और मैं आपको बताई थी, इस बार हमें उदारवाद क्यों पढ़ना ज़रूरी है, फिर इस बार हमें उदारवाद के बारे में क्यों इतना बताने की कोशिश की गई है, क्योंकि इस बार ना आप पॉलिटिकल साइंस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पढ़ोगे, यानी कि दो देशों की राजनीति जब विश्व स्तर पर निखरती है तो किस तरीके से उसका प्रभाव पड़ता है बाकी देशों पर, ये हमें देखना है। तो इसमें ना सबसे ज़्यादा जो विचारधारा प्रभावित हुआ था वो हुआ था उदारवाद, ठीक है, लिबरलिज्म। इस वजह से उदारवाद हमारे लिए ज़रूरी है। इसलिए हम पहले उदारवाद को देख लेते हैं कि उदारवाद क्या था, कैसे कैसे क्या क्या रूप निकले, और फिर उसके बाद किस तरीके से ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचा। तो इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि उदारवाद से जो नव उदारवाद की जो संस्था आई वो कैसे आई। ठीक है, क्लियर हो गया। अगर आपके पास कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। और यहाँ पर ना हम कुछ टॉपिक पढ़ेंगे, जैसे सबसे पहले हम समझेंगे कि उदारवादी विचार का जो उद्भव था वो कहाँ से हुआ, यानी कि हम इसका इतिहास समझेंगे। साथ ही साथ हम इसका समझेंगे कि उदारवाद के कितने वर्ग हैं। उदारवाद को 3 भागों में अभी तक देखा गया। उदारवाद से कुछ लोग निकल करके कहते हैं कि हमें आर्थिक उदारवाद अपनाना चाहिए, कुछ निकल के कहते हैं कि नहीं, हमें राजनीति स्तर पर उदारवादी विचारधारा अपनानी चाहिए। तो कुछ जो थे वो नए थे, जो इन दोनों को मिले जुले माने गए हैं, ठीक है ना, ये हो गया। फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि उदारवाद के जो थे अंतर्राष्ट्रीय संबंध कैसे बने, इनकी इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। फिर उदारवाद की कुछ मान्यताएं पढ़ेंगे, यानी कुछ विशेषताएं पढ़ेंगे, और अंत में पढ़ेंगे आलोचना के तर्क, क्या क्या जो है उदारवाद की आलोचना है, क्योंकि ये उदारवाद क्या है, एक विचारधारा है। अब ऑब्वियस बात है, जब ये एक विचार है, जब एक किसी संगठन की कई सारे लोगों की एक सोच है, तो उस सोच का कोई ना कोई लोग विरोध भी करेंगे, यानी कि उसकी आलोचना करेंगे, ठीक है। तो ये सब हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो चलो फटाफट हम समझते हैं सबसे पहले उदारवादी विचार का उद्भव। तो सबसे पहले हम समझेंगे उदारवाद का इतिहास। देखो, उदारवाद का जो इतिहास है, उदारवाद की उत्पत्ति है, फिर उदारवाद आया कहाँ से, ये देखो। उदारवाद जो है वो बेसिकली एक आइडियोलॉजी है, यानी कि एक विचार है, एक बात है जो किसी के द्वारा कही जाती है, कई सारे लोग हैं, एक विचार है, ठीक है। ये जो है एक दृष्टिकोण के रूप में देखा जाता है, जिसका विस्तार मानव जीवन के प्रत्येक पहलू और प्रत्येक संगठन के रूप में किया गया है। यानी कि विचारधारा जो है, उदारवाद जो है वो ये कहता है कि हमें सिर्फ और सिर्फ मानव पर ध्यान देना चाहिए, यानी कि मानव का विकास हो, हमें इस तरीके से काम करना चाहिए। कौन कहता है ये? उदारवाद। सिर्फ इतना ध्यान देना आप। उदारवाद बेसिकली मानव के जीवन पर, यानी कि व्यक्तिवाद पर प्रभाव देता है, व्यक्तिवाद पर जोर देता है, यही है उदारवाद। अब किस तरीके से जोर देता है ये देखो, मानव जीवन के प्रत्येक पहलू और मानव संगठन के प्रत्येक रूप पर इसका जोर होना चाहिए। उदारवाद जो है वो समाज, राजनीति, अर्थव्यवस्था को एक दृढ़ सिद्धांत के रूप में लेकर के चलता है। साथ ही ये वैश्वीकरण क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक देश से दूसरे देश का आपस में व्यापार, बिजनेस,
एक देश से दूसरे देश का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिजनेस, जैसे भारत चीन का बिजनेस चलता रहता है, मतलब भारत से चीन का व्यापार होता है, भारत अपनी सामान चीन में भिजवाता है, फिर चीन अपना सामान भारत में बनाता है। तो क्या है, ये दो देशों के बीच व्यापार चल रहा है। ऐसे भारत अपने कई सारे सामान या उत्पादन जो है अन्य देशों में भिजवाता है, अमेरिका वगैरह हो गया, जापान वगैरह, अरब वगैरह यहाँ पे भिजवाता है। तो क्या है, ये वैश्वीकरण की व्यापार चल रहा है यहाँ पे। बहुसंस्कृतिवाद, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के विकास, बहुराष्ट्रीय और राष्ट्रीय निगमों और वैश्विक अर्थव्यवस्था के कारण जो है उदारवाद बहुत ज़्यादा बढ़ा है। यानी कि इन 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 स्तरों पर उदारवाद को बहुत बड़े स्तर पर बहुत जगह पर देखा गया है। आमतौर पर जो है उदारवाद जो है वो मुक्त व्यापार से संबंधित है। साथ ही ये कहता है कि संपत्ति के अधिकार बाजार मुक्त होना चाहिए, यानी कि सरकार की कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए। कानून जो शासन चलाती है, साथ ही जो पूंजीवादी विचारधारा है, एक दूसरे के लिए मुक्त और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा का समर्थन करता है। यानी कि उदारवाद वाले जो लोग हैं वो कहते हैं कि बाजार बिल्कुल स्वतंत्र होना चाहिए, बाजार में सरकार की कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए, इंसान को उसकी संपत्ति का अधिकार मिलना चाहिए, सरकार जो है वो सीमित हस्तक्षेप करे तो ही ठीक है। उसके अलावा कहती है कि पूंजीवाद से हम दूर रहे और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, यानी कि अगर कंपटीशन है तो वो दिखना चाहिए, निष्पक्ष हो। ये कौन कहता है? उदारवाद। उदारवाद समझ गए होंगे कि उदारवाद में कोई दिक्कत नहीं है। उदारवाद जो है वो एक दृष्टिकोण है जो व्यक्तिवाद पर निर्धारित है, बस व्यक्ति का विकास होना चाहिए, ये कौन कहता है? उदारवाद। इस विचारधारा के अंतर्गत नागरिकों की सोचने की प्रवृत्ति एवं समाज के हित के लिए किए गए प्रयासों को जो है यहाँ पर शामिल किया गया। ये राजनीति दर्शन है जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का समर्थन करता है, जिसके कारण इससे व्यक्तिवाद के नाम से भी जाना जाता है। अभी देखो मैंने बताया कि उदारवाद जो है वो व्यक्तिवाद ही है एक टाइप से, क्योंकि व्यक्ति के विकास पे इसका जोर ज़्यादा है, इसीलिए इसको व्यक्तिवाद भी कहा जाता है। अगर कहीं बोल दिया जाए व्यक्तिवाद कहाँ है तो कंफ्यूज नहीं होना, उदारवाद समझ लेना वहाँ पे आंख बंद करके। उदारवादी जो विचारधारा वो पूर्ण रूप से स्वतंत्रता उदारवाद का सार माना जाता है। यानी कि उदारवाद कहते हैं कि हम इंसान को, मानव को पूरी तरीके से स्वतंत्र होना चाहिए, सरकार का ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं। उदारवाद के अंतर्गत देश के हर नागरिक को एक विवेकशील मनुष्य माना गया है, जो कि उनके सामाजिक कार्य प्रणाली के परिणामों से भी उनको अवगत कराता है। अब देखो इसका उद्भव कैसे हुआ था, ये देखो आप थोड़ा सा उद्भव कैसे हुआ था। उदारवाद की ऐतिहासिक जो पृष्ठभूमि है इसमें ये देखा गया है, इसका जो मूल है वो आर्थिक और राजनीतिक दोनों प्रकार के बौद्धिक परंपराओं से निकला है। उदारवाद का जो उद्भव हुआ है वो आर्थिक उदारवाद और राजनीतिक उदारवाद दोनों से निकला है। आर्थिक उदारवाद और राजनीतिक उदारवाद दोनों से निकला हुआ है। ठीक, अब आर्थिक और राजनीतिक उदारवाद क्या होता है ये देख लो, यही है उसके उपागम। आर्थिक उदारवाद क्या कहता है? उदारवाद में से कुछ वर्ग निकल करके आया जो कि आर्थिक उदारवाद के नाम से जाना गया है। ये जो विचार है वो निजी संपत्ति पर ध्यान दे। देखो आर्थिक का मतलब होता है पैसा, ठीक है, यानी कि ये जो वर्ग आया उदारवाद से छट करके, ये जो वर्ग आया वो पैसों पर ज़्यादा फोकस करता है। वो कहता है कि बाजार बिल्कुल स्वतंत्र होना चाहिए, इंसान मतलब नागरिकों की संपत्ति के अधिकार पूरी तरीके से होना चाहिए, वो अपनी मेहनत से कितनी भी संपत्ति अपने पास रख सकता है, इसमें सरकार कोई रोक टोक नहीं करेगी। ऐसा कौन कहता है? आर्थिक उदारवादी। तो क्या ये निजी संपत्ति, मुक्त बाजार और सीमित सरकार के सिद्धांत पर आधारित है, जो कि मैंने अभी बताया। और व्यक्तिवाद जो है वो उदारवाद का ही एक केंद्र है। आर्थिक गतिविधि जैसे उत्पादन होना, विनिमय करना किसी भी वस्तु का, लेन देन करना किसी भी चीज़ का, इन सब को जो है नागरिकों पर छोड़ देना चाहिए। कौन कहता है? ये आर्थिक उदारवाद कहते हैं, यानी सरकार का हस्तक्षेप नहीं। इसके पीछे ये विश्वास है कि यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने हित को ध्यान में रखकर कोई कार्य करता है तो वह समाज को ही सर्वोत्तम माना जाएगा। यानी कि कोई भी कार्य वो कर रहा है तो एंड में वो समाज को ही सर्वोत्तम मानेगा, समाज के लिए ही वो सही है। ऐसे में सरकार की भूमिका बिल्कुल जीरो होनी चाहिए, बस। ये कौन कहता है? उदारवाद, आर्थिक उदारवाद। अब वो जो आर्थिक उदारवाद है ये कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक व्यवस्था होनी चाहिए ताकि राष्ट्र की संपत्ति, राष्ट्र के लिए पैसा, राज्य का जो पैसा है और साथ ही राज्य की आर्थिक वृद्धि को जो है बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिले। तो ये कौन कहता है? ये कहता है आर्थिक उदारवाद। ठीक, सो बेसिकली इस वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा, इसमें हमने यूनिट 1 का जो चैप्टर नंबर 2 है इसमें हमने देख लिया बहुत अच्छे से कि उदारवाद क्या है, और उसके अलावा हमने इसके इतिहास को भी पढ़ लिया। हमने इतिहास देखा और साथ ही इसके एक वर्ग को हमने पढ़ा जो कि था आर्थिक। बच क्या रहा आपका? राजनीतिक और नया उदारवाद। तो ये हम पार्ट 2 में करेंगे। फटाफट जाकर के आप पार्ट 2 देखो, उसमें हम ये बताएंगे
होप्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करके ज़रूर बताना। साथ ही कोई डाउट या फिर कोई क्वेरी हो तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स टू बीइंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।